हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 8 यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। इसमें केवल और केवल एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। यानी कि आज हम जानेंगे विभिन्न प्रकार की जो किरणें होती हैं, गामा, एक्स, पराबैंगनी और रक्तदृश्य, इन सभी किरणों के बारे में डिटेल से जानेंगे आज की क्लास में हम। और इसके पहले के जो टॉपिक हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर को। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, और सिर्फ यही टॉपिक इस यूनिट का बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, देन हम फिर इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम? तो तरंगों का आवृत्ति के क्रम में वर्गीकरण विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम ये होता है कि उसमें जो हमारी तरंगें हैं, सभी प्रकार की तरंगों को एक साथ हम एक क्रम में दर्शा देते हैं, आवृत्ति के क्रम में। और हम इनको तरंग दैर्घ्य के क्रम में या ऊर्जा के क्रम में भी दर्शा सकते हैं, लेकिन आवृत्ति के क्रम में हमने एक इनका डिवाइडेशन कर दिया, जिससे कि हमको एक स्पेक्ट्रम उसी को मिलाकर, यानी उसका जो पूर्ण रूप है उसी को मिलाकर हमने इसको स्पेक्ट्रम कह दिया। तो इसमें क्या होती है, गामा रेज से लेकर गामा रेज, एक्स रेज, पराबैंगनी, औरत, माइक्रो और रेडियो तरंगों तक, रेडियो वेव्स तक की जितनी भी तरंगें हैं सभी को हमने एक क्रम में रखते हैं, यानी फ्रिक्वेंसी के क्रम में हम यहाँ पर इनको रखते हैं। तो यही जो पूरा क्रम होता है, यही क्या होता है, यही विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी इसमें आपको तरंग दैर्घ्य भी देखने को मिलेगी इस स्पेक्ट्रम में, और आवृत्ति का क्रम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग आवृत्तियाँ होती हैं अलग अलग तरंगों की। और इसमें गामा रेज यानी कि गामा किरणें, एक्स किरणें, औरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये सभी प्रकार की जितने भी किरणें होती हैं ये सभी इसमें स्पेक्ट्रम में शामिल होती हैं। यानी इन्हीं को हम एक क्रम में, जब एक क्रम में लिखते हैं तो उस पूरे रूप को, यानी उस पूरे जो समूह बनता है उसी को हम कहते हैं क्या, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। और तो ये जो सभी तरंगें दी गई हैं, यानी गामा तरंगों से लेकर रेडियो तरंगों तक की जितनी भी, यानी कि माइक्रो तरंगें और रेडियो तरंगें, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये जो जितनी भी हैं इनके सभी के बारे में हम अलग अलग डिटेल से भी जानेंगे कि क्या इनकी आवृत्ति होती है और कहाँ से इनका उत्पादन होता है और कहाँ पर इनका यूज किया जाता है। यानी आज के इस क्लास में हमको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तरंगों के बारे में डिटेल से जानना है कि कौन सी तरंग से क्या उपयोग होता है और क्या इसका किया जाता है। पहले हम देख लेते हैं स्पेक्ट्रम को एक क्रम में। तो एक फिगर के माध्यम से, 2 फिगर के माध्यम से हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा स्पेक्ट्रम होता है। आपकी बुक में वो पोर्ट्रेट भी बना हो सकता है और लैंडस्केप भी बना हो सकता है, तो दोनों तरह से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि कॉलम के रूप में या रो के रूप में। यानी आपने कहीं पर इस प्रकार से स्पेक्ट्रम बना देखा होगा और कहीं कहीं पर इस प्रकार से बना हुआ होता है। तो दोनों प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें ध्यान हमको ये रखना है कि आवृत्ति के क्रम में हो, यानी हम या तो यानी कि बढ़ती हुई आरोही क्रम में आवृत्ति को इसको दर्शा दें, या हम अवरोही क्रम में आवृत्ति को दर्शा दें, और उसी प्रकार से हमको पूरी तरंगें इसमें दर्शानी है। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन हम सभी आपको बताते हुए चल रहे हैं और आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें इतनी टफ इंग्लिश का यूज नहीं है। आपको इंग्लिश में भी इसके नाम याद रखने हैं, क्योंकि गामा रेज, एक्स रेज, तो इसमें कुछ भी हिंदी है ही नहीं। आपको इंग्लिश में ही ज़्यादा आप याद रख सकते हैं, और सुनने को भी आपको ज़्यादातर इंग्लिश में ही मिलेगा, क्योंकि माइक्रोवेव्स आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन सूक्ष्म तरंगें आप थोड़ा सा कम जानेंगे। इसलिए इनकी जो इंग्लिश है वो आपको मस्ट आनी चाहिए, यानी कि आवश्यक ही है आपको आना। तो इसमें हम देखते हैं, तो देखिए इसमें उल्टा क्रम लिखा हुआ है, यानी हमने आपको क्या बताया कि हम दोनों तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो आवृत्ति के घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पर देखिए ये जो फ्रिक्वेंसी है, यानी इस फ्रिक्वेंसी और E बराबर एच न्यू, इसीलिए यहाँ पर ये जो ऊपर ऊर्जा लिखी हुई है ना, तो ये E बराबर एच न्यू, यानी हम उससे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। यानी आवृत्ति, जिस प्रकार आवृत्ति बढ़ेगी उसी प्रकार ऊर्जा भी बढ़ेगी, क्योंकि E बराबर एच न्यू होता है, यानी ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों क्रम हम देख लेते हैं। तो ये देखिए जो पहला क्रम है ये कहाँ से, लॉन्ग रेडियो वेव्स। लॉन्ग रेडियो वेव यानी जो जिससे ब्रॉडकास्टिंग होती है एयरक्राफ्ट एंड मराइन
मैरीन सिस्टम यानी कि जो समुद्री जहाज हमारे होते हैं उनको जो नेविगेशन सिस्टम दिया जाता है वो इन्हीं तरंगों के द्वारा दिया जाता है, यानी लॉन्ग रेडियो वेव होती हैं। ब्रॉडकास्ट इसी से किया जाता है, जो हम रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न, वो सभी यही तरंगें होती हैं। तो ये 2 प्रकार की तरंगें होती हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स, ब्रॉडकास्ट एयरक्राफ्ट और मैरीन, और शॉर्ट रेडियो वेव्स उसके बाद आती हैं, शॉर्ट रेडियो वेव्स। फिर आती है कौन सी, माइक्रोवेव, या इन्हें ही क्या कहते हैं, सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। तो उसके बाद क्या आती है, सूक्ष्म तरंगे। और आपने शायद इस क्रम में भी पढ़ा होगा या पढ़ेंगे भी आगे कि गामा रेस पहले होती है, तो इसका कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं है। हमने आपको बताया कि आप दोनों तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर आगे आती हैं मिलीमीटर वेव्स, तो ये सभी इन्हीं में शामिल होती हैं, यानी सूक्ष्म तरंगों में ही शामिल होती हैं। मुख्य जो तरंगें होती हैं वो भी हम आगे बताएंगे आपको, इन्हीं में होती हैं। फिर इनके कुछ भाग भी हो जाते हैं, जैसे शॉर्ट रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स, तो ये रेडियो वेव्स के ही भाग होते हैं, तो इनसे कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड होती है कौन सी, औरक तरंगें। और उसके बाद आती हैं विजिबल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दृश्य तरंगें या दृश्य विकिरण, या इन्हीं को दृश्य तरंगें, दृश्य विकिरण या दृश्य प्रकाश, सभी नामों से इनको जाना जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, विजिबल रेज यानी कि दृश्य तरंगें, क्योंकि जो मनुष्य है यानी मनुष्य की जो आँख है वो सिर्फ और सिर्फ दृश्य प्रकाश के लिए ही सुग्राही होती है, यानी हम दृश्य प्रकाश ही देखते हैं। और दृश्य प्रकाश के 7 भाग होते हैं, यानी इसमें बैंगनी यानी लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये देखिए अल्ट्रावायलेट है पहले, यानी कि अल्ट्रावायलेट उस तरफ होती है, फिर बैंगनी या हम लाल से लेकर ये सारे कलर हमको दिखाई पड़ते हैं। देखिए इंफ्रारेड, जहाँ से हम आए इंफ्रारेड से इधर विजुअल की ओर, और अल्ट्रावायलेट से, तो उसके बीच का जो दृश्य प्रकाश होता है, ये जो नीचे वाला पूरा आपको पार्ट दिख रहा है, ये सभी दृश्य प्रकाश का ही भाग होता है, यानी दृश्य प्रकाश में ही ये सारे कलर यहाँ पर मर्ज होते हैं, जिसको हम इधर से देखिए ये रेड है, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, और फिर ब्लू, और फिर बैंगनी, यानी लाल रंग से बैंगनी रंग तक का जो स्पेक्ट्रम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी इसे हम क्या कहते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम, इसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो विजिबल यानी कि दृश्य तरंगें होती है, ये उसी का भाग होता है। जैसे इंफ्रारेड हमने पढ़ा तो सिर्फ इंफ्रारेड, यानी उसका कोई भाग नहीं होता, सिर्फ औरक रेज। लेकिन जो विजिबल तरंगें यानी कि जो दृश्य तरंगें, तो इसको हम लाल रंग से बैंगनी रंग तक ये दिखाई पड़ती है, और इस पूरे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। और लाल रंग में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य का मान होता है 7.8 × 10⁻⁷। तो जो इनकी तरंग दैर्घ्य हैं, इनके बारे में हम आगे जानेंगे डिटेल से कि कौन सी तरंग की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है। वैसे इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, हमने पहले भी जो हम प्रकाश वाली यूनिट पढ़ रहे थे, यानी लाइट वाली जो हम यूनिट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, विबग्योर पढ़ा था। तो वो इसी से रिलेटेड है, यानी दृश्य तरंगों का ही हमको केवल अध्ययन करना होता है, क्योंकि जो मनुष्य की आँख है वो सिर्फ और सिर्फ दृश्य प्रकाश को देख सकती है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये होती है हमारी कौन सी, विजुअल स्पेक्ट्रम। उसके बाद क्या आती है, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट भी है, जो सूर्य से निकलने वाली होती हैं, पराबैंगनी, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो सूर्य से निकलती हैं, लेकिन आपने पढ़ा भी होगा कि ओजोन जो लेयर होती है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं, क्योंकि ये काफ़ी हानिकारक भी होती हैं मनुष्य की त्वचा के लिए। अगर पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर में पड़ती हैं तो त्वचा कैंसर होने की संभावना रहती है। इसीलिए जो ओजोन लेयर है, यानी हमारे वायुमंडल में जो ओजोन लेयर पाई जाती है, वो इस अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है। उसके बाद जो प्रकाश होता है वो हमारी पृथ्वी में आता है, यानी अल्ट्रावायलेट उसमें, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही कम होती है, जिसका हमारे त्वचा पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए ओजोन संरक्षण की बात हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलती रहती है, क्योंकि वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आती है एक्सरे, यानी एक्सरे, वही वाली एक्सरे जो हम अपने शरीर का जो एक्सरे कराते हैं वो इसी एक्सरेज के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आती है गामा रेज, रेडियो एक्टिव। आपने पढ़ा होगा, यानी आप आगे पढ़ेंगे जब हम यूनिट पढ़ेंगे नाभिक वाली और रेडियो एक्टिवता वाली, तो उसमें बताया जाता है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उससे क्या अल्फ़ा बीटा गामा किरणें निकलती हैं कि नहीं निकलती। तो ये वही वाली गामा रेज है, यानी कि गामा किरणें, गामा किरणें, और नीचे रेडियो एक्टिव लिखा है, यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ से ही उत्पन्न होती हैं ये क्या, गामा रेज। और यहाँ पर आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम
दिया गया है। यानी जो रेडियो वेव्स की जो आवृत्ति होती है वो आवृत्ति होती है सबसे कम, और इधर जो आवृत्ति होती है यानी कि गामा रेज की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है, वो अधिक होती है। तो इनके बारे में आगे हम डिटेल से हर एक किरण के बारे में, हर एक वेव्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक और फिगर दिया हुआ है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इनका जो यूज है वो कहाँ पर किया जाता है। तो ये देखिए गामा रेज से यहाँ पर शुरुआत है। तो ये मुख्यतः सभी तरंगें होती हैं, यानी 7, ये देखिए जो 7 तरंगें दी हुई हैं यही मुख्यतः होती हैं। और इस जो विजुअल वाली है यानी जो दृश्य प्रकाश है इसके भाग हो जाते हैं, यानी इसमें वही लाल रंग से बैंगनी रंग तक का जो स्पेक्ट्रम है वो इसी में आता है, दृश्य प्रकाश में। और ये यहाँ पर क्या दर्शाई गई है, आवृत्ति। तो देखिए जी आवृत्ति जहाँ पर कम है तो वहाँ पर देखिए कम गैप है। तो यहाँ पर ये गामा रेज यानी कि गामा किरणें, गामा किरणों का प्रयोग कहाँ पर होता है, पीटी स्कैन हो या गामा रेज फ्लैशेज, इसमें भी इसका यूज होता है। उसके बाद एक्सरे का यूज कहाँ पर होता है, ये होता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्कैनर में, वहाँ पर भी एक्सरे का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद आती है कौन सी, अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें। तो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इनका यूज यानी कि यूवी लाइट फ्रॉम द सन, तो जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है वहाँ से हमको प्राप्त होती है क्या, पराबैंगनी किरणें। और अभी हमने पीछे आपको बताया कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनका अवशोषण हमारे वायुमंडल में ओजोन लेयर के द्वारा कर लिया जाता है, यानी ओजोन लेयर पराबैंगनी किरणों को ऊपर ही अवशोषित कर लेती है। उसके बाद आती है कौन सी, विजुअल दृश्य प्रकाश या दृश्य स्पेक्ट्रम। तो इसमें ये जो आप इन धनुष टाइप का कलर देख रहे हैं तो इसमें लाल से बैंगनी रंग तक का प्रकाश इसके अंदर पाया जाता है, यानी इस स्पेक्ट्रम में पाया जाता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आती हैं अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड। और ये भी आवृत्ति का इस प्रकार से यहाँ पर क्रम है, यानी ऊपर आवृत्ति कम और नीचे आवृत्ति ज़्यादा। तो उसके बाद ये जो अवरक्त किरणें होती हैं नाइट विजन गूगल्स, यानी जो रात में जिन चश्मों का प्रयोग हम रात में देखने के लिए करते हैं नाइट विजन, उसमें अवरक्त विकिरण का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद टीवी रिमोट कंट्रोल, इसमें भी अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। और फिर आता है माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव ओवन, इसमें माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन, जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं उनसे जो कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसमें भी सूक्ष्म तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एमेच्योर रेडियो या एएम रेडियो, यानी जो रेडियो की फ्रिक्वेंसी होती है उन सभी में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये बेसिकली उनके उपयोग थे जितनी भी तरंगें थी। अब इन सभी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी आवृत्ति परिसर कितनी होती है, इनकी तरंग दैर्घ्य परिसर कितनी होती है, इनका उत्पादन कहाँ से होता है, इनके गुण क्या क्या होते हैं और इनके उपयोग भी हम देखेंगे। वैसे तो उपयोग हमने इनके पहले ही देख लिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे और बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है इसमें गामा किरणें। तो गामा किरणें की क्या होती है, तो इसकी सबसे पहले हम इसके परिसर के बारे में जानते हैं, यानी सबसे पहले देख लेते हैं इनका उत्पादन कहाँ से होता है। तो परमाणुओं के नाभिक का विघटन, यानी जो परमाणु होते हैं हमने पहले ही बताया कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वहीं से गामा किरणें उत्पन्न होती हैं। तो परमाणुओं के जब नाभिकों का क्या होता है, विघटन होता है, परमाणुओं के नाभिकों का जब विघटन होता है तो वहाँ से उत्पन्न होती है क्या, गामा रेज। तो ये इनका उत्पादन हो गया, यानी इनका उत्पादन यहाँ से होता है। उसके बाद देख लेते हैं इनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तो इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, आवृत्ति जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी, क्योंकि इनमें उल्टा रिलेशन होता है। तो इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻⁻14 से 1 × 10⁻⁻10 मीटर तक, इतनी इनकी तरंग दैर्घ्य होती है। और बात करें अगर हम आवृत्ति की, तो इनकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 3 × 10⁻22 से 3 × 10⁻18 हर्ट्ज, इतनी इनकी आवृत्ति होती है। अब उसके बाद गुण क्या होते हैं, गुण यानी कि गामा किरणों में प्रतिदीप्त, स्फुरदीप्त, आयनीकरण, विवर्तन, उच्च भेदन क्षमता तथा आवेश रहित, और इन सभी में इसका यूज किया जाता है। यानी इसके गुण होते हैं कि ये प्रतिदीप्त भी होती है, स्फुरदीप्त भी होती है, आयनीकरण, विवर्तन, और इसकी उच्च भेदन क्षमता होती है। तो इसमें उच्च भेदन क्षमता होती है,
इसमें उच्च भेदन क्षमता होती है, यानी जो गामा किरणें होती हैं उनकी क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो उनकी जो भेदन क्षमता होती है वो भी सबसे अधिक होती है। और ये जो किरणें हैं गामा किरणें, ये मनुष्य के लिए क्या होती हैं, मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव रेज होती हैं इसीलिए मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इनका उपयोग परमाणु के नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना देती हैं और चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए, कैंसर कोशिकाओं को इनसे नष्ट किया जाता है गामा रेज से, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में। और उपयोग हमने पीछे देखे भी, अभी जब उपयोग वाली लिस्ट देख रहे तो तुमने सभी तरंगों के उपयोग देख लिए हैं और जो अन्य उपयोग होंगे वो हम आपको बताते हुए चलेंगे। अब आगे आती है हमारी एक्स रेज यानी कि एक्स किरणें। तो अब इनका सबसे पहले उत्पादन देखते हैं, यानी कहाँ से ये उत्पन्न होती हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे एक्स किरणें, एक हमारे में यानी कि हमारी फिजिक्स में एक चैप्टर भी है एक्स किरणें, आगे जब हम परमाणु वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे यानी कि यूनिट शायद 12-13 में हमको मिलेगी एक्स किरणें, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा विधिवत कि किस प्रकार से इसका उत्पादन होता है। लेकिन अभी हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसका जो उत्पादन है वो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के उच्च परमाणु क्रमांक के लक्ष्य पर टकराने पर, यानी कोई उच्च परमाणु क्रमांक का, अगर उच्च परमाणु क्रमांक का कोई पदार्थ है उसमें जब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो फिर वहाँ से उत्पन्न होती हैं क्या, एक्स रेज उत्पन्न होती हैं, वहाँ से एक्स रेज उत्पन्न होती है परमाणु क्रमांक के लक्ष्य में टकराने पर, यानी तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन के उच्च परमाणु क्रमांक के लक्ष्य में टकराने पर हमको एक्स रेज प्राप्त होती हैं। अब देख लेते हैं इनकी तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य परिसर इनकी क्या होती है, 1 × 10⁻11 से 3 × 10⁻8 मीटर, ये तरंग दैर्घ्य होती है। और आवृत्ति गामा किरणों से आवृत्ति कम होती है, यानी 3 × 10⁻19 से 1 × 10⁻16 हर्ट्ज, ये इनकी आवृत्ति होती है। उसके बाद इसके जो गुण होते हैं, यानी एक्स रेज के गुण क्या होते हैं, तो जो गामा किरणों वाले गुण होते हैं वही सेम टू सेम गामा किरणों वाले गुण होते हैं, यानी प्रतिदीप्त होती है, स्फुरदीप्ति होती है, आयनीकरण, विवर्तन, उच्च भेदन क्षमता, आवेश रहित, और मनुष्य के लिए ये भी हानिकारक ही होती है। और इसका जो यूज होता है ये रोगों के निदान में किया जाता है, यानी हमारा जो एक्सरे लिया जाता है वो हमारा चेस्ट का हो या किसी बोन का हो, वहाँ पर जो एक्सरे लिया जाता है वो उनमें इन्हीं एक्सरेज का उपयोग किया जाता है, एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इनके उपयोग हम पहले भी देख चुके हैं और लास्ट में हम आपको एक बार लिस्ट भी फिर दोबारा भी दिखा देंगे जिससे आपको अच्छी तरीके से वो उपयोग याद हो जाए। अब देखते हैं हम अगली किरण के बारे में, अगली वेव्स के बारे में। आगे आती है परावैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, इन्हें कहते हैं अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो इनमें क्या, इनका उत्पादन कहाँ से होता है, तो इनका उत्पादन होता है सूर्य, यानी सूर्य से तो हमको प्राप्त होती हैं, वो तो नेचुरल है। उसके बाद अगर इनको हम कृत्रिम रूप से भी उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि स्पार्क, गर्म निर्वात स्पार्क, और इसका जो मुख्य स्रोत है वो तो बेसिकली सूर्य ही है, यानी सूर्य से ही सबसे ज़्यादा पराबैंगनी विकिरण हमको प्राप्त होती है। और वैसे भी स्पार्क, गर्म निर्वात स्पार्क या कुछ बहुत गर्म पिंडों से या विकिरण विशिष्ट लैंपों से, सभी जगह से इसका उत्पादन होता है, कई जगह से इसका उत्पादन होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसकी जो परास है यानी कि तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य प्रकाश है वो यहाँ पर जो गामा रेज के लिए होती है वो 10⁻⁸ से 4 × 10⁻⁷ मीटर तक होती है। और उसके बाद अगर हम बात करें आवृत्ति की, तो आवृत्ति इसकी होती है एक्सरेज से कम, क्योंकि आवृत्ति का घटता हुआ क्रम है। और देखिए जो तरंग दैर्घ्य है वो यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है, 3 × 10⁻16 से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये होती है पराबैंगनी विकिरण की आवृत्ति। इतना हो गया। उसके बाद इसके जो गुण होते हैं, ये भी उसके गुण जो गामा किरणों वाले गुण हैं वही सब होते हैं, लेकिन इनकी जो वेदन क्षमता है वो थोड़ी सी कम होती है। अब देख लेते हैं इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। यूज तो पीछे 1-2 यूज हमने देखे, लेकिन और भी इसके कई सारे यूज होते हैं, यानी कि अदृश्य लिखाई, यानी ऐसी लिखाई जो दिखाई ना पड़े, उसमें पराबैंगनी रेज का उपयोग किया जाता है। नकली
नकली दस्तावेजों को पहचानने में, नकली दस्तावेजों को पहचानने में उनमें किया जाता है इसका उपयोग। उसके बाद जल शोधक में जीवाणुओं को मारने के लिए, यानी जल शोधक में, जल शुद्धिकरण में, जल शोधन में भी पराबैंगनी रेज का उपयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पर इनका यूज है, लेकिन ये मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि क्या होता है कि जब सूर्य से पराबैंगनी किरणें, जब सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, तो वैसे तो हमने बताया आपको कि ओजोन लेयर इसको अवशोषित कर लेती है, लेकिन अगर ये ओजोन लेयर अवशोषित ना करें और डायरेक्ट पराबैंगनी किरणें मनुष्य की त्वचा में अगर डायरेक्ट पड़ें, तो वहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेलानिन नामक तत्व होता है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा हमारी त्वचा में जो पाया जाता है। तो हमारी त्वचा क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, यानी त्वचा जल जाएगी, और जिससे त्वचा कैंसर तक होने का भी खतरा बना रहता है। इसलिए ये जो पराबैंगनी विकिरण है ये मनुष्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। और इसका जो उपयोग किया जाता है, तो कई जगह से इसका उत्पादन करके और इसका उपयोग किया जाता है आदर्श से लिखाई नकली दस्तावेजों को पहचानने में, जल शोधन में, और जो वेल्डिंग करने वाले लोग होते हैं वो भी यूवी किरणों से अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट प्रकार के चश्मा पहनते हैं, और या एक आपने देखा होगा एक मुखौटा टाइप लगाए रहते हैं, तो इसी से बचने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जब ये वेल्डिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा तीव्र प्रकाश तो उत्पन्न नहीं होता है, साथ में पराबैंगनी विकिरण भी वहाँ पर निकलती है, जो हमारी आंखों के लिए, आप भी देखते होंगे, आप उसको ज़्यादा देर तक देख नहीं सकते हैं आप, क्योंकि हमारी जो यानी मानव नेत्र है वो सिर्फ और सिर्फ दृश्य प्रकाश के लिए ही सुग्राही है। उससे पराबैंगनी विकिरण उसमें ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, देख तो हम सकते हैं, लेकिन पराबैंगनी विकिरण उसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालेगी हमारी आंखों में, इसलिए हमको थोड़ी सी वहाँ पर प्रॉब्लम का सामना करना होता है। तो इसलिए इनका उपयोग यहाँ पर किया जाता है, और ओजोन लेयर का इसीलिए संरक्षण किया जाता है क्योंकि वो पराबैंगनी विकिरण को आने से रोकती है। आगे आता है दृश्य विकिरण, और यह सबसे इम्पोर्टेंट विकिरण है क्योंकि यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुग्राही है। तो जो दृश्य विकिरण का उत्पादन होता है वो आयनित गैसों से होता है, तो उससे हमको ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन जो इसकी जो आवृत्ति परास होती है, यानी यह उस स्पेक्ट्रम का भाग है जिसके लिए मानव नेत्र संवेदनशील है। यानी हम जो विकिरण देखते हैं वो दृश्य विकिरण ही अपने चारों ओर देखते हैं, तो जो मानव नेत्र है वो मानव नेत्र सुग्राही होता है इस स्पेक्ट्रम के लिए, यानी जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है उसके लिए। और इसकी जो आवृत्ति होती है दृश्य प्रकाश की वो होती है 4 × 7 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये होती है इसकी आवृत्ति। और तरंग दैर्घ्य होती है 700 से 400 नैनोमीटर। या अभी तक हम आपको मीटर में बताते रहे, तो आप उसमें इसीलिए पावर लगी हुई थी, तो यहाँ पर हमने उनको नैनोमीटर में चेंज कर लिया। तो ये उसकी होती है क्या, तरंग दैर्घ्य। तो ये जो है यानी कि जो दृश्य प्रकाश है ये हमारी मानव नेत्र के लिए संवेदनशील होता है, और हमारे चारों ओर की वस्तुओं से उत्सर्जित या परावर्तित होने वाला प्रकाश, दृश्य प्रकाश, हमको इस संसार के बारे में सभी सूचनाएं उपलब्ध कराता है। यानी जो हम सभी अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जितने भी कलर देखते हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं, दृश्य विकिरण के अंदर आते हैं। यानी लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग, इसी के बीच में कई सारे जो कलर आते हैं उन सभी को हम देखते हैं, तो वो सभी इसी स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं, दृश्य प्रकाश के अंदर ही आते हैं। तो मानव नेत्र केवल दृश्य प्रकाश के लिए संवेदनशील है, लेकिन अलग अलग जंतु हैं, जो विभिन्न जंतु हैं, वो अलग अलग विकिरण भी देख सकते हैं। और आपने कई बार पढ़ा भी होगा, या आपने कहीं पर जीके यानी जनरल नॉलेज में आपने पढ़ा भी होगा कि जो कुत्ते होते हैं वो पराबैंगनी विकिरण को भी देख सकते हैं, यानी वो महसूस कर लेते हैं अन्य रेज को, क्योंकि जो भूकंप के समय है वो कई सारी तरंगें उत्पन्न होती है या अवरक्त रेज उत्पन्न होती हैं भूकंप के समय। तो इसीलिए भूकंप के समय, भूकंप आने के पहले मनुष्य को इनका पता नहीं चलता, लेकिन जो जीव जंतु हैं वो एक अजीब टाइप की एक्टिविटी करने लगते हैं, जिससे हमको ऐसा अंदेशा होता है। कई बार ऐसी घटनाएं देखी भी गई हैं। इसीलिए जो अन्य विकिरण है, जैसे जो सर्प होता है, सर्प जो सांप होता है, ये अवरक्त विकिरण को भी संशोषित कर सकता है, यानी ये अवरक्त विकिरण को भी महसूस कर सकता है, सर्प होता है। और जो कुत्ते होते हैं वो पराबैंगनी किरणों को भी देख सकते हैं। और कई सारे अन्य प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वो भी दृश्य प्रकाश के अलावा जो अन्य प्रकाश है, अन्य विकिरण है, उनको भी ये देख सकते हैं।
तो इसीलिए जब भूकंप आता है तो भूकंप आने में अवरक्त विकिरण वहाँ पर अवरक्त विकिरण निकलने लगती है। तो क्योंकि हम लोग यानी कि मानव अवरक्त विकिरण को महसूस नहीं कर सकता, इसीलिए उसको भूकंप आने के पहले पता नहीं चलता। जबकि जो सर्प होते हैं वो नीचे से निकल के एक अजीब टाइप की एक्टिविटी करने लगते हैं, जिससे हमको ये अंदेशा हो जाता है। और कई बार ऐसी घटनाएं देखी गई हैं कि जीव जंतुओं या पशु पक्षियों के व्यवहार में बदलाव के बाद कोई ना कोई एक बड़ा तूफान या बड़ी भूकंप या ज्वालामुखी टाइप की जो घटनाएं हैं वो हमको देखने को मिली हैं। इसीलिए जो दृश्य प्रकाश है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। आगे देखते हैं हम अवरक्त विकिरण यानी कि इंफ्रारेड रेज के बारे में। तो अवरक्त विकिरण क्या कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो गर्म वस्तुओं से तथा अणुओं में घूर्णन तथा कंपनिक संक्रमणों द्वारा। यानी जो अवरक्त विकिरण है वो गर्म वस्तुओं से हमको प्राप्त होती है। और इसके लिए आवृत्ति 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻10 हर्ट्ज होती है। देखिए आवृत्ति का जो क्रम है वो घट रहा है, जो तरंग दैर्घ्य है वो यहाँ पर बढ़ रही है। तरंग दैर्घ्य के लिए क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होती है यहाँ पर 7 × -7 से 5 × -3 मीटर। और अलग अलग बुक में आपको अलग अलग ये आवृत्ति परास और तरंग प्रकाश देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा एग्जाम से पूछी नहीं जाती। आवृत्ति परास या तरंग दैर्घ्य प्रकाश आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही मानी जाएंगी, बट आपने वो कहीं ना कहीं बुक में पढ़ी हूँ, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। तो आप कहीं से भी ये जो परास है वो लिख सकते हैं, लेकिन वो आसपास ही होनी चाहिए, ज़्यादा ऑड ना हो वहाँ पर। तो अब इसके गुण क्या हैं, यानी अवरक्त विकिरण के गुण क्या हैं? तो जो अवरक्त विकिरण है इसमें क्या होता है? परावर्तन होता है, विवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, और ताप पुंजों में यही अवरक्त विकिरण पाई जाती है। और अब इसका उपयोग देख लेते हैं। तो उपयोग तो हमने पीछे देखा, जो रिमोट आदि में किया जाता है, लेकिन पौधघरों में पौधों को गर्म रखने के लिए और कोहरे व धुंध में देखने के लिए, कोहरे व धुंध में देखने के लिए भी इसी अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। यानी कोहरे व धुंध में देखने के लिए भी अवरक्त रेज का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद आती हैं सूक्ष्म तरंगें अथवा माइक्रो तरंगें। यानी सूक्ष्म अथवा माइक्रो तरंगें ये क्या होती हैं? तो इनको हम जानते हैं किसके? माइक्रोवेव्स के नाम से। तो जो माइक्रोवेव्स हैं इनका उत्पादन कहाँ से होता है? तो ये विशेष निवर्तित नलिका में दोलित धारा से वैद्युत परिपथों में विद्युत चुंबकीय दोलित्रों द्वारा उत्पन्न होती हैं। अब इनकी जो आवृत्ति परास है, इनकी जो आवृत्ति परिसर है वो है 3 × 11 से 1 × 9 हर्ट्ज। और बात करें अगर तरंग दैर्घ्य प्रकाश की तो वो है 1 × 10⁻³ × 3 × 10⁻⁻1 मीटर। अब इनके जो गुण होते हैं वो क्या होती हैं? गुण होते हैं, इनमें पाया जाता है परावर्तन व ध्रुवण का गुण पाया जाता है। और इनका यूज कहाँ पर होता है? तो यूज हमने पीछे भी पढ़ा, माइक्रोवेव्स के वेब। तो ये रडार प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं। तो आपको याद रखना है रडार या रडार प्रणाली के लिए सूक्ष्म तरंगें या माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है, ना कि रेडियो तरंगें, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स में कि रडार प्रणाली में किस तरंगों का उपयोग किया जाता है। और इन्हीं का उपयोग किया जाता है माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन में हमने आपको पहले ही बताया। और इसके अलावा जो लंबी दूरी वाले बेतार संचार में यानी संचार माध्यम में भी इनका उपयोग किया जाता है। और क्यों? क्योंकि इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, लघु तरंग दैर्घ्य होती है, इसीलिए ये उपयुक्त होती हैं। उसके बाद आती है हमारी कौन सी, यानी अगली रेडियो तरंगें। तो रेडियो तरंगों के बारे में देखते हैं। तो रेडियो तरंगों का जो उत्पादन होता है वो भी विद्युत परिपथों से ही होता है। तो तरंग इनके लिए आवृत्ति परिसर, रेडियो तरंगों के लिए आवृत्ति परिसर होता है 1 × 3 × 10⁻⁴ हर्ट्ज। उसके बाद इनके लिए तरंग दैर्घ्य होता है -1 to 1 × 4 मीटर। ये हो गए इनके जो गुण होते हैं, यानी परावर्तित विवर्तित हो सकती हैं, ये रेडियो तरंगों के गुण होते हैं। और इनका उपयोग संचार प्रणाली में, रेडियो
टीवी आदि में इनका यूज किया जाता है। और सेल्यूलर फ़ोनों में उच्च आवृत्ति बैंड रेडियो तरंगों का उपयोग ध्वनि संदेशों के आदान प्रदान के लिए भी किया जाता है, यानी ध्वनि संदेशों के आदान प्रदान में भी इनका यूज किया जाता है। तो ये होती है रेडियो वेव्स। और हमने इसके पहले पढ़ी माइक्रोवेव। तो ये 7 वेव्स होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं पूरी को मिलाकर, इन पूरी तरंगों को मिलाकर ही बनता है क्या, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो एक बार ये स्लाइड आप और एक बार देख लीजिए जिसमें उपयोग लिखे हुए हैं। तो गामा रेज, पीटी स्कैन, एक्सरे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्कैनर, परावैंगनी, यूवी फ्रॉम दी सन और विजुअल तरंगे, इनका उपयोग बल्बादी में। औरक्त इंफ्रारेड का नाइट विजन गूगल्स, माइक्रोवेव्स, टीवी यानी कि इंफ्रारेड टीवी रिमोट कंट्रोल या नाइट विजन गूगल्स, माइक्रोवेव ओवन और एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन, रेडियो, एमेच्योर रेडियो और एएम रेडियो में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम देख लेते सभी तरंगों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम एक याद करने का एक क्रम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको इनको याद रखना है, कौन सी पहले, किसकी आवृत्ति ज़्यादा, किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, किसकी ऊर्जा ज़्यादा। ये जो सभी क्वेश्चन है ये एक साथ हम आपको बता रहे हैं। देखिए, तो आपको याद रखना है गामा एक्स, यूवी, आई आर और एम आर। तो देखिए इस प्रकार से आपको एक क्रमबद्ध तरीके से एक लाइन से याद रखना है कि गामा एक्स, यूवी, आई आर, एम आर। तो देखिए गामा से गामा रेज, एक्स से एक्स रेज और यूवी से परावैंगनी और आई आर से इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त। और इनके बीच में आपको याद रखना है आई आर और एम के बीच में यहाँ पर होता है क्या, दृश्य प्रकाश यानी दृश्य स्पेक्ट्रम। तब तो साथ होंगी 336 और 17। लेकिन ये याद करने की ट्रिक है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो दृश्य प्रकाश है वो आई आर और सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, ये दृश्य प्रकाश यहाँ पर नहीं, इसके बीच में होगा, यानी अल्ट्रावायलेट और आई आर के बीच में यहाँ पर होगा दृश्य प्रकाश। चलो हम आगे देख लेते हैं सही से इनको। तो इसमें देख लेते हैं एक याद करने की ट्रिक को, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पीछे। फिर तो इसमें आपको याद रखना है गामा एक्स, यू वी और आई आर, एम आर। यानी ये याद रखने की एक ट्रिक है गामा एक्स, यू वी, आई आर, एम आर। तो इसमें आप किस प्रकार से देखिए, गामा तो ये हो गई गामा रेज, एक्स ये हो गई एक्स रेज और यू से हो गई अल्ट्रावायलेट यानी कि परावैंगनी और वी से हो गई कौन सी, विजुअल यानी कि दृश्य प्रकाश और आई आर से इंफ्रारेड अवरक्त और एम से माइक्रोवेव्स और आर से रेडियो वेव्स। तो याद रखने की ट्रिक है, आपको एक क्रम से सभी याद हो जाएंगी, यानी कि गामा एक्स, यूवी, आई आर, एम आर, इस प्रकार से आपको याद रखनी है। अब इसमें क्रम देख लेते हैं किस प्रकार से इनका क्रम होता है आवृत्ति का या तरंग दैर्घ्य का। तो जो आवृत्ति का क्रम होता है वो इस तरफ से लाएंगे इस प्रकार से, यानी यहाँ कम यहाँ अधिक, ये होगा किसका क्रम, ये है आवृत्ति का क्रम। यानी गामा रेज की आवृत्ति सबसे अधिक, फिर एक्स की, फिर अल्ट्रावायलेट की, फिर विजुअल की, फिर इंफ्रारेड की, फिर माइक्रो की और फिर रेडियो की। और उसके बाद अगर बात करें तरंग दैर्घ्य की, तो तरंग दैर्घ्य के लिए नीचे इस प्रकार से इधर ले जाएंगे, यानी कम और अधिक। यानी गामा रेज की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम और रेडियो वेव्स की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। और जो फ्रिक्वेंसी की क्रम होगा वही होगा किसका, ऊर्जा का, अधिक, कम और ये किसका क्रम है, ये है ऊर्जा का क्रम। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और गामा एक्स, यूवी, आई आर, एम आर, इस ट्रिक से आपको सभी तरंगों को एक साथ याद रखना है।